पाकिस्तान वाली सीमा नहीं जो भाग के आ गई थी। 40 सेकंड में 2 बार आ गया। और अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे, ठीक है। अब मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी। अरे मैं गाना नहीं सुन रहा था, मैं आपको बता रहा था कि आज का टॉपिक क्या है, कि मैं ठहरा रहा और ज़मीं चलने लगी। अरे यही होता रहता है, हम पृथ्वी के उस प्लेट्स पे हैं जहां पे वो हमेशा मूव कर रही है और इसीलिए हम उस पृथ्वी के साथ भी घूम रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है अर्थक्वेक। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि अर्थक्वेक होता क्या है। उससे पहले थोड़ा सा अर्थ के इंटीरियर को समझ लेते हैं। अर्थ जो बेसिक स्ट्रक्चर है अर्थ का, वो कुछ ऐसा है जिसके ऊपर क्रस्ट है, जिसके ऊपर मेंटल है सेकेंड लेयर में, और थर्ड लेयर जो सबसे अंदर है वो है कोर। ऐसे समझ लीजिए कि ये शर्ट जो है, टी शर्ट जो है वो मेरा क्रस्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो पार्ट स्किन आएगी वो मेरा मेंटल है, और जब उसके अंदर हम चले जाएंगे तो हमारा कोर है, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब क्या होता है, क्रस्ट में हमें आउटर मोस्ट लेयर मिलता है जो करीबन 0 to 70 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। और ये बनता है सियाल से। सियाल क्या होता है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल एक स्टेट है जो क्रस्ट के बाद शुरू होती है, जो थोड़ी सेमी लिक्विड टाइप से होती है, और ये बनता है सीमा से। वो पाकिस्तान वाली सीमा नहीं जो भाग के आ गई थी, इसकी सीमा है सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद आता है कोर, सबसे अंदरूनी पार्ट जो पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है। वो कोर बनता है निफी से। निफी क्या है, निकल और आयरन। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब क्या होता है कि इसी क्रस्ट, मेंटल, कोर पे हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्रस्ट को, जिसको मूव कराता है उसका मेंटल और जिसको सपोर्ट करता है उसका कोर। मतलब जब क्रस्ट ऊपर प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स मूव करती है। ऐसे समझिए, मान लो ये मेरा क्रस्ट है, ठीक है, और ये क्रस्ट मूव कर रही है। भाई इसको मूव करने के लिए कोई चीज चाहिए। जैसे कभी आप एयरपोर्ट पे गए, मॉल में गए, तो एक्सीलेटर्स नहीं लगे रहते हैं, स्वचालित सीढ़ियां अपने से चलती हैं, आप बस खड़े रहते हो और सीढ़ी अपने आप चलते रहती है। तो समझ लीजिए वही कन्वेयर बेल्ट है जो इसके नीचे कुछ है और इसको ऐसे मूव करा रहा है, और ये सारे सबके साथ हो रहा है, चाहे इस पे कॉन्टिनेंट हो चाहे इस पे ओशियन हो। और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। उसके पहले अर्थक्वेक में थोड़ी सी एक और बात समझते हैं। होता क्या है, क्रस्ट के हमेशा नीचे वाले हिस्से में कुछ हलचल पैदा होती है, और वो हलचल तरंगे भेजती हैं। जैसे आप बाल्टी में या समुद्र में या नदी के किनारे, पोखरे के किनारे जब एक पत्थर फेंकोगे पानी में, तो कैसे वेव्स बन जाती है, तरंगे निकलती हैं। बस वैसे ही नीचे से कुछ हलचल हुई, उसने अपना इंपैक्ट दिया, वो तरंगे ऊपर आई और इसको हिलाने लगी। यही तो अर्थक्वेक है। अब उसमें क्या है, जहां पे ये इंपैक्ट हो रहा है उसे हम कह रहे हैं फोकस या हाइपोसेंटर, और जहां पे ये पता चल रहा है हमें ऊपर की तरफ, उसे कहते हैं एपिसेंटर। जिसमें 3 प्राइमरी रेज हो रही हैं या वेव्स चलती हैं, जिसका नाम है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स या सरफेस वेव्स। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स क्या है, सिंपल डिफिनेशन इतना याद रखना है। प्राइमरी ऐसा है जो हर एक मीडियम पे चल सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। सेमी क्या है, सेकेंडरी क्या है जो 2 ही में चल रहा है, और सरफेस क्या है जो सरफेस के ऊपर चल रहा है। बस इतना ही जानना है अभी। अब ये है हमारे प्लेट, जैसा मैंने बताया पूरा कंटिनेंट प्लेट्स के ऊपर बैठा हुआ है। ये कुछ मेजर प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। अब ये आप एरो देख रहे होंगे, ये एरो क्या बता रहा है, ये किस तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कोई सामने की तरफ चल रहे हैं, कोई इधर चल रहा है। यही मूवमेंट है प्लेट टेक्टोनिक्स। अब बात करते हैं कि 3 मेजर थ्योरीज हैं जिनको हम सपोर्ट में लेके चलेंगे कि हम इसमें क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक साहब ने दी थी जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने 1912 में इस थ्योरी को दिया, और उन्होंने कहा कि जितने भी कॉन्टिनेंट से आपस में जिगसॉ पजल की तरह जुड़े हुए थे। जिगसॉ पजल, जैसे बचपन में पजल आता था, एक दूसरे को जोड़ के खेलते थे, वैसे ही पजल में ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
जैसे यह देखो ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो जब लैंड मास आपस में जुड़ा हुआ तो पैंजिया कह दिया, सुपर लैंड मास। जब सारे ओशियन जुड़े हुए हैं तो उसको पैंथेला कह दिया, सुपर ओशियंस। अब क्या हो रहा है कि ये टाइम के टाइम अपने आप को मूव करते रहे और ये अपना ऐसा अभी अर्थ बना लिया। ठीक है, आप कभी ध्यान से देखना, आपका जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका है वो ऐसे दिखते हैं कि ये जाके इसमें अटैच हो जाता होगा। यही है जिक्सॉ पजल वाला। ये किसने कहा? अल्फ्रेड वेगनर में। उसके बाद उन्होंने कुछ स्टेट दिए कि भाई देखो यहाँ का फॉसिल वहां मिल रहा है, यहाँ का डिपॉजिट वहां मिल रहा है, वो अपना प्रूफ कर रहे थे। फिर इसी थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जिनका नाम है आर्थर होम्स। 1930 में इन्होंने ये थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि भाई अर्थ क्रस्ट है, उसके नीचे से मैग्मा निकल रहा है और वो मैग्मा क्या कर रहा है? वो मैग्मा नीचे से आ रहा है, कुछ इस तरफ मुड़ जा रहा है, कुछ इस तरफ मुड़ जा रहा है। यहां देखिए ये कन्वेयर बेल्ट से मैग्मा ऐसे बाहर आ रहा है, कुछ मैग्मा इधर मूव कर रहे हैं, कुछ मैग्मा इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो नीचे वापस जा रहे हैं और इसी प्रोसेस को बार बार किया जा रहा है नेचर के द्वारा, जिससे क्या, और ये प्लेट्स अपने आप को कभी इस तरफ मूव करा रही है, कभी दूसरी तरफ मूव करा रही है। ठीक, उसके बाद इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया आगे कि भाई ऐसा है, एक हेनरी हेस नामक आए, उन्हें कहा ये सब तो ठीक है कॉन्टिनेंट के साथ हो रहा है 1960 में, लेकिन एक बात समझो, ओशियन डिपॉजिट्स भी तो हैं, उनके साथ भी तो कुछ हो रहा होगा। उन्होंने कहा तुम्हारी बात सही है कन्वेयर बेल्ट वाली, लावा नीचे से ऐसे बाहर आते जाता है, एकदम सही कह रहे हो भाई तुम, लेकिन एक और बात है, इसके बाद जो डिपॉजिट निकल रहा है वो बार बार इधर फैलते जा रहा है, जिससे ओशियन बेल्ट अपने आप को बड़ा कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे समझो, मान लो आपके पास एक वोल्केनो है। ठीक है, मान लो आपके पास एक वोल्केनो है जो यहां से ब्लास्ट किया और अपना रेसिड्यूज यहां गिराया। ठीक है, फिर ब्लास्ट किया, फिर रेसिड्यूज यहां गिराया। ये अपने आप को एक्सपेंड करता रहेगा, कभी बड़ा करते रहेगा। होगा क्या, जो न्यू वाला रहेगा वो करीब रहेगा क्योंकि अभी अभी निकला है अर्थ के पास से, और जितना ओल्ड होता जाएगा वो अपने आप को बाहर करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने बताया? हेनरी हेस साहब ने। फिर इनको काउंटर कर दिया गया। काउंटर क्या किया गया? वो मैग्मा पढ़ा रहे हैं ना इसलिए थोड़ा पसीना आ रहा है। ठीक है, तो काउंटर क्या किया उन्होंने? काउंटर उन्होंने ये किया कि इनको बोला गया कि भाई ऐसा बताओ, ऐसे तो अर्थ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो काउंटर भी कुछ चाहिए, तो वो सोचा आदमी सही बात कह रहा है भाई, अर्थ तो बड़ी हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, ओशियन डिपॉजिट जब बढ़ रहे हैं ना तो कहीं जाके टकरा भी तो रहे होंगे, जहां टकरा रहे हैं या तो वहां पे ऊपर उठते होंगे या तो वहां पे सबडक्शन हो जाता होगा, इसलिए नहीं बढ़ रही। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बाउंड्री देखते हैं कि कितने टाइप्स की बाउंड्री होती है। थोड़ा सा ये वीडियो देख लें एक बार, फिर देखते हैं कितने टाइप्स की बाउंड्री होती है। ये था डाइवर्जेंट, ये था कन्वर्जेंट और ये है ट्रांसफॉर्म। अब इसको थोड़ा समझ लें अपने इजी तरीके से। मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं मेरे पास। ठीक है, ये मेरा कॉन्टिनेंट, ये मेरा ओशियन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसको यहां रख लेते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्टिनेंट है, ये मेरा ओशियन है। अब हो क्या रहा है, उल्टा करो, ओशियन हमेशा भारी होता है, डेंसर होता है, ये भारी है ना, ये हल्का है, ओशियन कॉन्टिनेंट। अब हो क्या रहा है, तीन तरह के प्लेट्स हैं, टाइप्स हैं। पहला होता है कन्वर्जेंट, आपस में आके टकरा जाते हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये टकरा गया। अब तो दो ही केस होगा, या तो कोई एक ऊपर जाएगा या तो कोई एक नीचे जाएगा। अभी डिसाइड कैसे करेंगे कौन ऊपर जाएगा? ऊपर वो जाएगा जो हल्का होगा, ठीक है, नीचे वो आएगा जो भारी होगा। ये इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। ठीक है, जैसे आपकी महिला मित्र आपसे दूर चली गई, ये बस वही है, दूर चले गए। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। ये ना आपस में टकराएंगे ना दूर जाएंगे, ये आपस में ऐसे चलते रहेंगे एक दूसरे के पैरेलल, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक, अब समझते हैं। प्लेट्स मूविंग फ्रॉम ईच अदर, मूविंग फ्रॉम ईच अदर, जब भी ईच अदर के पास से जाएंगे तो कोई न्यू क्रस्ट बना देंगे, कहीं
जब ये रहेगा, ये टूटेगा तो एक था अब दो हो गए, तो न्यू क्रस्ट बन गई। कॉमनली फाउंड इन मिड ओशियन रीजेस, अभी बताया कि मिड रीजेस में क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, तो जनरली ओशियन में ही मिलेगा। उसके बाद आता है टुवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों एक तरफ से जाएंगे, टकराएंगे, ईच अदर आने लगेंगे, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, इसमें हमें मिलता है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनोस। अर्थक्वेक क्यों, जब टकराएगा तो ये एरिया उस एरिया में अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि प्रेशर वाइब्रेशंस बनेगी। और वोल्केनो कैसे मिलेगा, वोल्केनोस मिलेंगे क्योंकि ये मान लो कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, ये जब नीचे जाएगा तो नीचे क्या, गर्मा गर्म लावा या मैग्मा है आपके पास। मैग्मा क्या कर रहा है, उस अर्थ क्रस्ट को और पिघला देगा। प्रेशर कुकर देखा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, अंदर उबल रहा है पानी, उसमें और पानी डाल दिया और उबलने लगा, कुकर एक बार में सीटी मार देता है। अब अर्थ को एक वोल्केनिक इरप्शंस क्या है, प्रेशर निकालने का तरीका, अब उनके पास जगह ही नहीं, अर्थ के पास थोड़ी है कोई प्रेशर लीड लगा हुआ है कि खोल दिया सीटी निकल गई, वो क्या खोलेगा, अपने वोल्केनोस खोलेगा, उसमें से मैग्मा लावा बाहर आ जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ज्यादातर जनरली कुछ ना बनता है ना कुछ बिगड़ता है, क्योंकि ये ऐसे मूव करते रहते हैं आपस में। लेकिन जो आज हम केस स्टडी पढ़ेंगे उसमें सारा विलन ट्रांसफॉर्म ही है। यही तो मेन बात है उस केस स्टडी की, कि अब तक जो हमने अर्थ को एक सोचा और देखा वो इन दोनों की कार्यस्तानी थी। अब ये नया आ गया और इतना भयंकर आया कि 2 बार आ गया 40 सेकंड के अंदर। ये अभी हमने समझ लिया, डाइवर्जेंट दूर जा रहे हैं, कन्वर्जेंट करीब आ रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म ऐसे चल रहा है। अब आते हैं जो मैं केस स्टडी की बात कर रहा था। वेनेजुएला में 24 जून 2026 में अभी अभी एक नया अर्थक्वेक आया जो 40 सेकंड में 2 बार आ गया। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे। ठीक है, अब पहले तो 2 जगह पे कहां पे आया वो समझेंगे, वेनेजुएला कहां है वो समझेंगे, क्यों आया उसका कारण समझेंगे, और उस कारण को में एक नया टर्म आ गया डबल अर्थक्वेक या डबलेट अर्थक्वेक, वो क्या होता है वो समझेंगे। अब देखिए, अर्थक्वेक सबसे ज्यादा जहां आता है वो है पैसिफिक ओशन, और उस पैसिफिक ओशन को इन्होंने कहा क्या है, साइंटिस्टों ने मिलकर रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर मतलब यहां पे बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, टकरा रहे हैं प्लेट्स, दूर जा रहे हैं प्लेट, इसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। ये कहां है, पैसिफिक ओशन। ठीक, अब वेनेजुएला इससे बाहर है, फिर क्यों उस पे आ गया अर्थक्वेक। इसके पास रहता तो समझ में आता भाई, अर्थ साइंटिस्ट ने बोला है कि भाई पास रहोगे रिंग ऑफ फायर में, अर्थक्वेक आते रहेगा, ये तो बाहर है बेचारा। अब 2 क्वेश्चन बन गए यहां पे, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर किस ओशियन में है। दूसरा क्वेश्चन, क्या वेनेजुएला उसमें आता है कि नहीं। स्टेटमेंट वाले आजकल पीसीएस बहुत पूछते हैं, और उसमें पहला स्टेटमेंट पूछ देगा कि वेनेजुएला आता है कि नहीं, ये बता दो हमको। ठीक, अब वेनेजुएला को थोड़ा देख लेते हैं है कहां पे ये बेचारा। ये है नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका, फिर से बोल रहा हूं, नॉर्थ साउथ नहीं बोला है, उत्तर की तरफ दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में उत्तर में है। ठीक है, कैरेबियन सी इसके पास है, ये याद रखिएगा, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ही बता रहा हूं सारा। कैरेबियन सी इसके पास है, वेनेजुएला नॉर्थ में है। ठीक है, ये हमारा पैसिफिक ओशन है, इधर हमारा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक से अभी हमें मतलब नहीं है। अब बात यहां पे है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने अभी बताया सब अपने प्लेट्स पे बैठे हैं, छोटे प्लेट्स, बड़े प्लेट्स। यहां पे क्या हो रहा है कि 3 प्लेट आपस में बैठ गए हैं, ट्राइजक्शंस कहते हैं, जहां पे 3 जगह की प्लेट्स आ गए। और 3 जगह के प्लेट्स में हुआ क्या, जब 3 चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, बीच वाला हिल गया तो अपने आप दोनों हिल जाएंगे। ये इनके साथ हो गया। अब देखो ओवरव्यू, जैसा मैंने बताया था 24 जून को आया, 2 मैग्नीट्यूड में आया, 7.2 और 7.5। सुनने में छोटा है, जिस स्केल से हम नापते हैं उसमें 1 एम्पलीट्यूड का मतलब होता है 32 टाइम्स ज्यादा पावर। तो ये 7.2 और 7.5 में इंटू 32 करना पड़ेगा, पहला ये। दूसरा, ये शैलो आया था अर्थक्वेक, मैंने बताया ना, फोकस और एपिसेंटर, फोकस ज्यादा अंदर है तो उसके रेज ऊपर आने में टाइम लगेगा, लेकिन जब सरफेस वाला होगा तो उस पर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होंगे। अब आप समझो एक बात को, हम अर्थक्वेक हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम है, जब वो प्रॉब्लम है जब वो हमारे प्रॉपर्टीज एंड लाइफ को डैमेज करने लगे। कोई भी डिजास्टर, क्या अर्थक्वेक समुद्र में नहीं आ रहा, समुद्र में आ रहा है अर्थक्वेक, लेकिन अगर उससे कोई लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस नहीं हो रहा है, हमें उसका पता नहीं चल रहा। हम क्यों परेशान हो गए, क्योंकि उसने डैमेज कर दिया सरफेस लेवल पे।
और ये सैलो था। तीसरा क्वेश्चन, सैलो अर्थक्वेक। ठीक है, स्टेटमेंट्स वाले इससे बन जाएंगे। क्यों ऑकर हुआ? क्योंकि दो प्लेट्स थे, कैरिबियन और एक साउथ अमेरिकन प्लेट, ये मेजर प्लेट थे। मैंने ट्राइजेक्शन बताया जिसका कैकाउस प्लेट नाम है, वो तीसरी प्लेट थी इसकी। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के कारण हुआ। एक और क्वेश्चन, वेनेजुएला अर्थक्वेक रिसेंटली हिट इन 24 जून 2026 ड्यू टू विच? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म या नन ऑफ दी या ऑल ऑफ दिस? अब एज अ जनरल स्टूडेंट वी नो कि ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए। हम क्या लगा के आएंगे? या तो कन्वर्जेंट लगाएंगे या डाइवर्जेंट लगाएंगे। ज्यादा लोग कन्वर्जेंट लगाएंगे क्योंकि उसमें आपस में टकरा रहे हैं, तो यहां पढ़ने का फायदा कुछ होना चाहिए ना। तो ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। फॉल्ट हुआ, स्ट्राइक स्प्लिट, ये अभी आगे समझाऊंगा कि स्ट्राइक स्प्लिट क्या होता है। उसके बाद मैग्नीट्यूड 7.5 सबसे ज्यादा था। वनरेबिलिटी क्या थी? हाई बिल्डिंग सबसे ज्यादा गिरे, पॉपुलेशन डेंसिटी खराब हो गई। अब एक पॉइंट और, जब अर्थक्वेक आता है, मैंने क्या बोला? प्लेट्स पे आता है। वेनेजुएला पे नहीं आया, उसके प्लेट पे आया। अब उस प्लेट पे कॉन्टिनेंट भी था, उस प्लेट पे ओशियनिक भी था। तो जब पानी को आप बाल्टी को हिला दोगे तो पानी अपने आप आगे पीछे होने लगता है। उससे क्या हो गया? यहां भी तो कैरेबियन सी था, उसका भी तो पानी उतने हिलने लगेगा। तो जो आसपास के आइलैंड्स, अब उनको सुनामी का भी खतरा हो गया। इंडोनेशिया में सुनामी आया था, वो रीजन क्या था? वाटर के ऊपर, सी के ऊपर, सी कॉन्टिनेंट, सी प्लेट्स के ऊपर अर्थक्वेक आया था, जिससे क्या हो गया? इंडोनेशिया डुबा दिया पूरा उन्होंने। अब देखो, दो प्लेट है, मैंने क्या बताया? एक इस तरफ चल रहा है, एक इस तरफ चल रहा है। वेनेजुएला यहां पे है, ट्राई जंक्शन पे है, दोनों के लिए ऐसे ऐसे घूम रहा है वो। ठीक है, मूवमेंट हुआ, दो प्लेट 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से घूम रहा है कैरेबियन प्लेट। ईस्ट वर्ड, ईस्ट की तरफ भाग रहा है, इस तरफ ईस्ट है ये। 2 सेंटीमीटर सुनने में कितना कम? माउंट एवरेस्ट पता है 8848, वो कितना हो गया? 8850 मीटर। क्यों? प्लेट्स की वजह से। प्लेट मूव कर रही है, इसमें टकरा रही है, ये अपने आप को और ऊपर करता चला जा रहा है। अब आते हैं कि किस दो पॉइंट पे इन्होंने अटैक, मतलब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। एक है मोरोन, एक है कैरेकस। मोरोन और कैरेकस में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है किसका? हमारे फॉल्ट लाइन का। अब यहां पे फॉल्ट क्या होता है? देखो, मान लीजिए ये प्लेट है। अब इस प्लेट को मैं अगर यहां से कहीं से फाड़ दूं, ठीक, अब ये क्या? ये मेरा फॉल्ट लाइन बन गया। जब भी ये पेज फटेगा, ये पेज यहीं से फटना चाहिए था। अब ये अगर इसको मैं जोड़ भी दूं, अगर ये अगली बार खींचूंगा तो यहीं से फटेगा। ये है फॉल्ट लाइन, सिंपल इजी। जहां पे फॉल्ट लाइन होंगे प्लेट्स वहीं से टूटेगी। जहां पे हड्डी क्रैक होती है, हेयर लाइन फ्रैक्चर, वहां से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा ये हाथ टूटा था, फिर से वही हाथ टूट गया। रीजन क्या है? वो कमजोर हो गया। जब फ्रैक्चर आया, फॉल्ट आया, तो वो एरिया कमजोर हो गया। और उससे क्या हुआ? 3 बातें बाहर आई कि 3 थे। मैरोन था ये वाला, सेंट सेबेस्टियन फॉल्ट, इल पिरल फॉल्ट और बेकेनो फॉल्ट। फॉल्ट के भी नाम पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है, या स्टेटमेंट में लिख जाएंगे क्या मैरोन फॉल्ट था इन्वॉल्व? यस इट वॉज। ठीक है, तो ये क्या है? फॉल्ट जोन है। अब इसको अगर मैप कर दें, मैप भी कर देते हैं, तो ये 2 यहां पे है, एक एल यहां पे है और सैंड यहां पे है। मैप भी हो गया। ठीक है, तो फॉल्ट के नाम पूछे जा सकते हैं, रिंग ऑफ फायर में है कि नहीं पूछा जा सकता है, कौन से कॉन्टिनेंट में है पूछा जा सकता है, कौन से 2 प्लेट है पूछा जा सकता है, कौन से प्लेट मूवमेंट के कारण हो रहा है ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं फॉल्ट पे। अब यहां समझिए, फिर से डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने क्या बोला? जब भी ये प्लेट टूटेगी, फॉल्ट से टूटेगी। एक बार क्रैक हुआ, इतना टूट गया, इतना हिस्सा। ठीक है, दूसरी बार क्रैक हुआ, फिर टूट गया। और ये क्या हुआ? हो सकता है एक बार ऐसे टूटा हो, और जब इतना गैप बन गया ट्रांसफॉर्म के कारण अगर गैप बन गया तो एक बार ये ऐसे बाहर भी निकल गया। इसे ही कहते हैं फॉल्ट्स। और प्राइमरी रप्चर के बाद, प्राइमरी टूटने के बाद यही प्रॉब्लम इसके साथ हुआ कि ये एक बार क्रैक आया एक फॉल्ट के ऊपर, और जब वो फॉल्ट 20 सेबेस्टियन तक पहुंचा, एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि वो पहले से टूट चुका था, इसलिए वो ज्यादा अपना गैप बना लिया। ठीक है, अब आते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे नापा जाता है। इसको नापा जाता है रिक्टर स्केल से।
एनर्जी और मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का जो नाप रहे हैं उसको कहते हैं रिक्टर स्केल। मैंने अभी बताया जितना अर्थक्वेक होगा उसमें अप्रॉक्स 10x या 32x आप मल्टीप्लाई करोगे मैथमेटिकली, उतना वो जंप्स निकलेगा। अब ये देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि 7.2 से 7.5 चला गया। दिखने में क्या लग रहा है 0.3 का डिफरेंस है, बट ये 0.3 का डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस है 10x का। मतलब ये 10x ज्यादा एनर्जी के साथ वापस आ गया। और यही प्रॉब्लम हुआ कि ये 40 सेकेंड्स के अंदर 2 बार आ गया। दरअसल क्या होता है, अब तक जितने भी अर्थक्वेक आए हैं उसमें एक अर्थक्वेक आया, लोग बाहर गए, रेस्ट वेट कर रहे हैं कि अब आएगा 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद एक लाइट अर्थक्वेक और आता है। मतलब कुछ वेव्स टकराई होंगी मेजर अर्थक्वेक पे, फिर जो पीछे से छोटी वेव्स आ रही वो एक बार टकरा गई, तो वो लाइट वेव्स आते हैं। यहां क्या हो रहा, यहां पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और बढ़ गई। ये दिक्कत हुआ है वेनेजुला में। फॉल्ट लाइन अभी बताया, जहां पे क्रैक होगा वहां पे फॉल्ट टूटने का चांसेस ज्यादा होगा। कोई दीवार है, अगर उस दीवार में कहीं क्रैक है और आपने दीवार को जोर से मारा तो वो वहीं से टूटेगी जहां पे क्रैक होगा, उसके ऊपर या नीचे से टूटेगी, कहीं और से नहीं टूट जाएगी, क्योंकि क्रैक क्या किया उस पूरे स्ट्रक्चर को कमजोर करके रखा है। अब देखो ये ट्रांसफॉर्म है, इधर बढ़ रहा है और एक इधर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ये आपस में इधर उधर भी बढ़ रहे हैं, मतलब लेफ्ट राइट टू भी बढ़ रहे हैं, आगे पीछे भी बढ़ रहे हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, टीचिंग एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, या जनरल ज्योग्राफी एग्जाम में आपको जहां ज्योग्राफी टकराएगी वहां पे पूछ लेते हैं। ईपी सेंटर किससे रिलेट करता है, वेरी इजी, 66 बीपीएससी में पूछा है इन्होंने, तो किस पे करता है, अर्थक्वेक पे। नेक्स्ट, रिक्टर स्केल से क्या मांगते हैं आप ये बताएंगे कमेंट्स में। रिंग ऑफ फायर किस ओशन में है आप बताएंगे कमेंट्स में। सारा पढ़ लिया हमने। मेनली मेड अप ऑफ किसका, इनर कोर पूछ रहा है, किसका बना, मतलब कोर पूछ रहा है वो, ठीक है, तो किसका बना है ये बताएंगे। ये देखिए 66 प्रीलिम्स में ये भी पूछा गया था। तो बिहार पीसीएस ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं आपसे, जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में हो रहे हैं, या फिर जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो रहे हैं जो आपके लिए जनरल एग्जाम्स है, 1 डे एग्जाम्स जिसे कह रहे हैं। हम ज़्यादा डिटेल तब पढ़ते हैं जब हम यूपीएससी जैसा एग्जाम्स देते हैं, क्योंकि वो क्या पूछेगा, वो स्टेटमेंट्स पूछते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्टली किस में बना, कौन सा स्केल है, क्या मैग्नीट्यूड था, कहाँ पे हुआ, किस तारीख को आया, ये सब। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई हो आंसर्स जरूर कमेंट करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, रिवाइज करिए, हम एग्जाम क्रैक करके रहेंगे। थैंक यू।